दोस्तों नमस्कार। उत्तर प्रदेश की सियासत के सबसे बड़े मुस्लिम चेहरे आजम खां के रामपुर के घर में और जौहर यूनिवर्सिटी पर इनकम टैक्स के छापे पड़े। 3 दिन तक चली इस कार्यवाही में बहुत कुछ पा लेने का दावा इनकम टैक्स का विभाग कर रहा है, लेकिन जब आज कार्यवाही खत्म हुई तो सपा मुखिया अखिलेश यादव ने ट्वीट करके सरकार को घेरने की कोशिश की। अखिलेश यादव ने लिखा कि आज 3 दिन बाद जाकर आजम खान साहब के यहाँ छापे खत्म हुए, या कहिए कि जुल्म की दास्तां की एक और कहानी। आवाम को समझ में आ रहा है जो उनके साथ हो रहा है वो किसी के साथ भी हो सकता है। जो हुक्मरान ये सोच रहे हैं कि जुल्म से वो जीत जाएंगे, तो उन्हें ये भी समझ लेना चाहिए कि हिंदुस्तान वो नायाब देश है जो दुश्मन के साथ भी नाइंसाफ़ी बर्दाश्त नहीं करता और वक्त आने पर सच का ही साथ देता है। ये खुला ऐलान है अखिलेश यादव का। इसके क्या अर्थ हैं, क्या मायने हैं? नरेंद्र मोदी के ईडी और इनकम टैक्स तो ऐसे हो गया है कि जैसे विपक्ष को नेस्तनाबूद करने का वो साधन हो, और उसके जरिए समूचे विपक्षी नेताओं को, विपक्षी दलों को डराया जा रहा है। लेकिन उत्तर प्रदेश को भारतीय जनता पार्टी अपने शिकंजे में कसना चाहती है, और इसलिए कसना चाहती है क्योंकि दिल्ली की सत्ता उसकी डोल रही है। अगर उत्तर प्रदेश में सियासी तूफान उसे ले उड़ा, जैसे घोसी और मैनपुरी के उपचुनाव में हुआ, खतौली के उपचुनाव में हुआ, जिला पंचायत सदस्यों के उपचुनाव में हुआ, तो फिर नरेंद्र मोदी और पूरी गुजरात लॉबी का क्या होगा? यही डर लगातार उत्तर प्रदेश में आजम खां को प्रताड़ित कर रहा है, और आजम खां के जरिए अखिलेश यादव को घेरने की पूरी कोशिश हो रही है, पूरी साजिश हो रही है। अखिलेश यादव जो आज विपक्ष में सबसे बड़े पार्टी के तौर पर हैं, उनके पास 100 से अधिक विधायक ही नहीं हैं, बल्कि जमीन पर भी उनका एक अपना रुतबा है। उनके पास कैडर है, यंगस्टर्स कैडर है। हालांकि वो बात अलग है कि कई बार ये यूथ थोड़ा सा बेकाबू भी हो जाता है। इसीलिए मैं लंबे समय से इस बात को कहता आया हूं कि जो ऊर्जा समाजवादी पार्टी के पास है, जो यंगस्टर्स समाजवादी पार्टी के पास हैं, अगर उनको सही दिशा मिले, उनको सही ट्रेनिंग मिले, तो निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में बड़ी सफलता मिल सकती है। अदरवाइज फिर वही होता है कि ओम प्रकाश राजभर को घेरते घेरते वो उनकी भाषा में पियर का चाचा कहते हुए उन पर इतने हमले करते हैं कि गालियां तक बकने लगते हैं। मैं आगाह करता हूं, फिर से आगाह करता हूं कि ओम प्रकाश राजभर हो या संजय निषाद, अनुप्रिया पटेल हो या केशव देव मौर्य, दारा सिंह चौहान हो, फागू चौहान या संजय चौहान। हालांकि संजय चौहान तो अभी समाजवादी पार्टी के भीतर ही है। इन नेताओं को जो अति पिछड़ा समाज से आते हैं, इन पर हमला करने का मतलब है कि आप उस समाज पर हमला कर रहे हैं। उस समाज की सिंपैथी इन नेताओं के साथ है, वो हालांकि आलोचना भी करते हैं। इसलिए इस बात का ध्यान समाजवादी पार्टी के उन उत्साही कार्यकर्ताओं को रखना होगा कि वो ओम प्रकाश राजभर का विरोध करते करते कहीं उस पूरे राजभर समाज के ही न खिलाफ चले जाएं, या राजभर समाज और चौहान समाज ही उन्हें अपने खिलाफ न समझने लगे। और यही वो गांठ है, यही वो युक्ति है जिसके जरिए भारतीय जनता पार्टी सत्ता में काबिज है। यही अति पिछड़ा जो बीजेपी के साथ खड़ा हो गया है, जाने अनजाने वो भाजपा के शिकंजे में, भाजपा के झूठ और फरेब के जाल में फंस गया है। लेकिन उसे कम से कम जो चेहरे मिले, जो भागीदारी मिली, उससे वो कई बार संतुष्ट नजर आते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि उन पर हमला न किया जाए। बहरहाल लौटते हैं इस मुद्दे पर कि क्या वजह है कि अचानक आजम खां पर ये आईटी का हमला हुआ। मैं हमला कह रहा हूं, और आरोप ये लग रहे हैं उस गोदी मीडिया के जरिए
कि कुछ लाख नकदी वहां पर मिलती है, 2 करोड़ रुपए के गहने मिलते हैं। आजम खान ने कहा कि जो मैंने अपने जीवन में कमाया है सिर्फ वही मिला है और मेरे पास क्या मिल सकता है। वो ईमानदारी के साथ मैंने जो कमाया है वही दिखा है। मैं उन आरोपों पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। क्या मिला है इनकम टैक्स को, ये भी गोदी मीडिया के एंकर भले ही कुछ भी कह रहे हों, लेकिन सच्चाई तो अभी ढकी हुई है। लेकिन जिस तरह से उसको बढ़ा चढ़ा करके दिखाया जा रहा है, ये इस बात का सबूत है कि आजम खां के जरिए समूचे विपक्ष, लेकिन उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा अखिलेश यादव को डराया जा रहा है। और अखिलेश यादव को इसलिए डराया जा रहा है ताकि वो खामोश हो जाएं। अभी मेरा अनुमान तो है कि ये शिकंजा शिवपाल सिंह यादव पर भी कसा जाएगा। यह भी संकेत दिया जा रहा है कि अखिलेश यादव भी नहीं बच पाएंगे, ताकि वो साइलेंट मोड पर चले जाएं, ताकि वो लोगों के बीच में न जाएं। ये डर कायम करना और इस डर के जरिए अपनी सत्ता कायम रखना, यही बीजेपी का असली खेल है। लेकिन सवाल ये है कि जब विपक्ष इतना मजबूती से खड़ा हो रहा है, उत्तर प्रदेश में मायावती ने भी संकेत दे दिया है कि वो इंडिया अलायंस के साथ हैं। उसी उपचुनाव में उन्होंने अपना प्रत्याशी नहीं खड़ा किया और मैं समझता हूं कि यही उनका साथ है, यही संकेत है कि हम इंडिया अलायंस के साथ हैं। हाँ, वो एक बेहतरीन बार्गेनर हैं, वो एक अच्छी रणनीतिकार हैं, जिसके जरिए वो अपने आप को अभी तक राजनीति में प्रासंगिक बनाए हुए हैं। और इस समय तो तमाम राजनीतिक विश्लेषक इस बात को बार बार कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त और करारी शिकस्त तभी दी जा सकती है जब इंडिया अलायंस के साथ मायावती का भी गठजोड़ हो, मायावती भी शामिल हो, बीएसपी भी शामिल हो। तो इसी घबराहट में इंडिया अलायंस की मजबूती के कारण ही क्या नरेंद्र मोदी की उस पूरे सत्ता तंत्र की चूलें हिल गई हैं और इसीलिए उन्होंने अपने उस पिट्ठू तंत्र को लगा दिया है आजम खां के पीछे। आजम खां के जरिए वो एक सांप्रदायिक कार्ड फिर से खेलने की कोशिश कर रहे हैं। यद्यपि नरेंद्र मोदी ने पसमानदा मुसलमानों पर दांव लगाने की कोशिश की थी, उनको लग रहा था कि हम मुसलमानों के भीतर विभाजन पैदा करके पसमानदा मुसलमानों का वोट हासिल कर लेंगे। लेकिन 9 साल में जो अल्पसंख्यकों के खिलाफ हुआ, आजम खां एकमात्र उदाहरण नहीं है। तमाम नेताओं को तो परेशान किया ही गया, लेकिन सांप्रदायिक दंगों में भी मुसलमानों के खिलाफ जिस तरह की बर्बरता हुई है, दिल्ली के दंगों से लेकर के नूह के दंगों तक, और धर्म के नाम पर जिस तरह से मस्जिदों पर चढ़ करके भगवा लगाए गए, मुसलमानों की गलियों से निकलते हुए गालियां बकी गईं और डीजे के नाम पर, ईश्वर के गीतों के नाम पर जहां उत्तेजना और आक्रामकता पैदा की गई, उन दृश्यों को, उन स्थितियों को, और जिस मुसलमान की कहीं जाने अनजाने गलती हुई तो उसके घर पर बुलडोजर लगा करके उसे नेस्तनाबूद कर दिया गया, तमाम मुसलमानों को जेल भेज दिया गया। ऐसे में नरेंद्र मोदी क्या ये ख्वाहिश रखते थे कि वो मुसलमान हमको डर के मारे वोट करेगा? जब इंडिया अलायंस मजबूत हो गया है तो ऐसे में जो अल्पसंख्यक है वो भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देने के लिए इंडिया अलायंस के साथ खड़ा हो रहा है। उसकी प्रतिबद्धता देश के धर्मनिरपेक्षता के प्रति है, देश के संविधान के प्रति है, और सबसे ज्यादा विश्वास और आस्था लोकतंत्र के प्रति। वो कतारों में सुबह से खड़े होकर के वोट करता है, और वो इसके लिए नहीं करता है, हालांकि आरोप तो यही लगते हैं, गोदी मीडिया पर दिखाए वही दृश्य जाते हैं कि देखिए मुस्लिम औरतें सुबह से आकर के लग गई हैं। मैं तो जानना चाहता हूं कि जो अट्टालिकाओं में रहने वाले लोग हैं, जो सवर्ण सामंती हैं, जो पूंजीवादी हैं, वो क्यों लाइन में नहीं खड़े होते हैं? और इसलिए नहीं खड़े होते हैं क्योंकि वो लोकतंत्र को अपना गुलाम और अपना दास बनाना चाहते हैं। वो लोकतंत्र के सहभागी नहीं बनना चाहते, वो लोकतंत्र की पतवार नहीं बनना चाहते, बल्कि लोकतंत्र पर कब्जा करके रखना चाहते हैं। और इसीलिए वो लाइन में नहीं खड़े होते क्योंकि उस दिन, वोटिंग के दिन, वो छुट्टियां मना रहे होते हैं। वोट करता है वो गरीब, दलित, वंचित, मुस्लिम, अति पिछड़ा
पिछड़ा, ये जातियां और समुदाय वोट करने के लिए लाइन में खड़े होते हैं। और मैं सैल्यूट करता हूं उन मतदाताओं को कि जो इस लोकतंत्र की धड़कन को कायम रखे हुए हैं, लोकतंत्र की नब्ज को बनाए रखे हुए हैं, उसके रक्त संचार को जारी रखे हुए हैं। उन पर आरोप कि वो इसलिए वोट करते हैं ताकि बीजेपी को हराया जाए, नहीं, वो धर्मनिरपेक्षता के लिए, वो लोकतंत्र के लिए, वो संविधान के लिए उनकी प्रतिबद्धता है। जीत हार तो एक ना एक पार्टी की होती ही रहती है। और ये जो निशाना है आजम खां पर, वो दरअसल अखिलेश को भी डराने की पूरी साजिश है। लेकिन मैं नहीं समझता कि विपक्ष जब इतना मजबूत हो गया है तो वो डरेगा। मोदी को जो करना है वो कर ले, वो दिल्ली से, गद्दी से उन्हें उतार करके ही मानेगा। शुक्रिया।